देखिए यहाँ जो बात कही गई कि बढ़ता भ्रष्टाचार समाज के कैंसर है। बढ़ता भ्रष्टाचार समाज के कैंसर, ये बात आपको एक लेख में देखिए यहाँ पर है कि देश में भ्रष्टाचार, देखिए जो मुख्य बातें हों वो लीजिए। देश में भ्रष्टाचार लड़ाई बहुत समय से चली आ रही है, लेकिन लड़ाई अपने परिणाम तक कब पहुँचेगी यह कह पाना कठिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे की भूख ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरफ पनपने में देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैसे की भूख ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरफ पनपने में मदद की है। टिप्पणी कोर्ट ने पूर्व प्रधान सचिव रहे अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के उच्च अदालत के फैसले को रद्द करते हुए की थी। अदालत ने कहा कि संविधान के तहत स्थापित अदालतों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वे दिखाएं कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, साथ ही वे अपराध करने वालों के खिलाफ कई कार्रवाई भी करें। छत्तीसगढ़ उच्च अदालत ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में राज्य के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करते हुए कहा था कि मामला दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग था और आरोप प्रथम दृष्टया संभावनाओं पर आधारित थे। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने के बाद पीठ ने टिप्पणी की कि संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के बीच धन का समान वितरण करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया। ये जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपको है। हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने के बाद पीठ ने टिप्पणी की कि संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों के बीच धन का समान वितरण करके सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का वादा किया गया, लेकिन यह अभी तक दूर का सपना है। भ्रष्टाचार यदि प्रगति हासिल करने में मुख्य बाधा नहीं भी है तो भी निसंदेह एक बड़ी बाधा जरूर है। देखिए भ्रष्टाचार एक बीमारी है जो जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त है। यह अब शासन की गतिविधियों तक सीमित नहीं है। अफसोस की बात है कि जिम्मेदार नारी कहते हैं कि यह जीवन का हिस्सा ही बन गया है। खैर यह तो पूरे समुदाय के लिए चिंता की बात है कि हमारे संविधान निर्माताओं के मन में जो ऊंचे आदर्श थे उनका पालन करने में लगातार गिरावट आ रही है और समाज में नैतिक मूल्यों का देखिए यहाँ पर क्या है कि नैतिक मूल्यों का ह्रास तेजी से बढ़ रहा है। उल्लेखनीय भ्रष्टाचार की जड़ का पता लगाने की अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म में 7 पापों में से एक माना जाने वाला लालच अपने प्रभाव में प्रबल रहा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पैसे की भूख ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरफ पनपने में मदद की है। नैतिक मूल्यों का ह्रास भ्रष्टाचार, देखिए नैतिक मूल्यों का ह्रास भ्रष्टाचार की वजह। भ्रष्टाचार का मूल कारण हमारे नैतिक सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होना है। देखिए जो आज हर क्षेत्र में फैल चुका है, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने के हमें अपना योगदान देना ही होगा। साथ ही प्रत्येक नागरिक को अपने चरित्र का निर्माण कर देश एवं समाज की सेवा करनी होगी। उल्लेखनीय है कि भारत में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर नैतिकता में गिरावट के मूल कारण सामान्यतः समान ही है, जिसमें अधिकतम भौतिक सुख की प्राप्ति, शक्ति का केंद्रीकरण, भ्रष्ट गतिविधियाँ, किसी भी स्थिति में नाम कमाने की लालसा, नेता अधिकारी गठजोड़, सार्वजनिक नैतिक मूल्यों की अपेक्षा व्यक्तिगत मूल्यों का हावी होना इत्यादि प्रमुख वजह। इसके अलावा राजनीतिक आपराधिकरण तथा धन बल का प्रयोग बढ़ने से राजनीतिक नैतिकता में गिरावट देखने को मिल रही है। वही प्रशासकों की शिक्षा और चयन प्रक्रिया में खामियों की वजह से नैतिक मूल्यों से शून्य व्यक्तियों का प्रवेश हो जाता है और अंततः भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलने लगता है। अक्सर देखा जाता है कि जेल की सजा होने तक भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद कई बार भ्रष्टाचारियों का गौरवगान किया जाता है। वास्तव में यह स्थिति भारतीय समाज के लिए चिंताजनक है। आज भी समाज में ऐसे कुछ लोग मिल ही जाते हैं जो दोषी पाए जा चुके भ्रष्टाचारियों के पक्ष में भांति तर्क देते हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अतः समय पर ऐसे लोगों को समाज द्वारा अपने कर्तव्य का बोध कराया जाना बेहद आवश्यक हो जाता है। इसलिए समाज में वैचारिक क्रांति लाना बहुत जरूरी है। अब देखिए भ्रष्टाचार पर सर्वोच्च, देखिए हम जो कहा कि भ्रष्टाचार पर सर्वोच्च पहल। देश में भ्रष्टाचार की लड़ाई बहुत समय से चली आ रही है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इसे लगातार चलने वाली लड़ाई में तेजी लाने के लिए भ्रष्टाचार के मामलों में आवश्यक साक्ष्य की जरूरत में कमी कर दी है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार ऐसा कोई निर्णय दिया है, लेकिन न्यायालय के लगातार प्रयासों के बावजूद सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार कम नहीं हो सका है। बहरहाल संविधान पीठ के इस निर्णय से शायद कुछ कमी आ सके। निर्णय में
न्यायालय ने इस मिथक को खारिज कर दिया कि अपराध का पूर्ण प्रमाण ही अपराधी को दोषी ठहराने में मदद कर सकता है। न्यायालय ने अब यह निर्धारित किया है कि भले ही अभियोजन पक्ष के गवाह अपनी बात से पड़ जाए, तो भी अभियोजन पक्ष एवं अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत सभी साक्ष्यों के आधार पर अपराधी का दोष सिद्ध माना जा सकेगा। लिहाजा देश की शीर्ष प्रशासनिक सेवा एवं अन्य सार्वजनिक सेवाओं में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी जैसे नैतिक मूल्य की प्रतिष्ठा के लिए अप्रशंसनीय है। ध्यातव्य है कि अक्सर ही हमारे कानूनों को और सख्त बनाने के पक्ष में आवाज़ उठाई जाती है ताकि गलत काम करने वालों को सजा मिल सके, लेकिन ऐसे कठोर कानून से समस्या का निवारण एक सीमा तक ही संभव हो पाता है। जब जनशक्ति की ताकत ऐसा हथियार है जो सार्वजनिक जीवन को साफ सुथरा बनाने में मदद कर सकता है। चुनावी कोष में पारदर्शिता। देखिए, चुनावी कोष में पारदर्शिता की बात यहाँ पर की गई है। चुनाव अभियान में खर्च होने वाली राशि की सीमा पर बांधने के साथ ही चुनाव आयोग को इस राशि की प्राप्ति की तह तक जाना होगा। दशकों से चुनावी खर्च की सीमा तय करने की कोशिश असफल रही। राजनीतिक दल गुप्त तरीके से राशि खर्च करते हैं और इसका कोई ब्यौरा नहीं देते। इसके लिए चुनाव आयोग को कड़ी कदम उठाने होंगे और राजनीतिक दलों को मिलने वाली धनराशि का पूरा ब्यौरा देने के नियम बनाने होंगे। उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के खातों के ऑडिट को अनिवार्य करना होगा। कर की छूट भी उतनी ही राशि पर दी जाए जिसका लेखा जोखा स्पष्ट हो। ऐसा करने के चुनाव आयोग को खुली छूट देनी होगी। ऑडिट के दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर उम्मीदवारों पर जुर्माना लगाए जाने से लेकर उस आयोग करार देने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए। बताते चले कि भ्रष्टाचार का दिमाग आज भी समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किए जाने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को वर्ष 2021 के लिए 50वां स्थान दिया गया था। भारत को मिली रैंकिंग इस बात को दर्शाते हैं कि हमारे नीति नियंताओं को सुशासन स्थापित करने की दिशा में अभी काफ़ी काम करना बाकी है। जन भागीदारी से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए सबसे पहले जनता को सशक्त बनाना होगा। सरकार द्वारा शुरू किए गए विभिन्न सरकारी प्रयास जैसे सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर, सामाजिक अंकेक्षण, ई अभिशासन आदि कदम बेहद प्रभावी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग सका है। अभी और प्रयास करने की दरकार है। अब के राजनीति और प्रशासन भ्रष्टाचार पर लगे लगाम। राजनीतिक दलों को अपना नैतिक दायित्व निभाते हुए गंभीर अपराध में दोषी ठहराए गए लोगों को दल में शामिल करने और उन्हें चुनाव लड़वाने से बचना चाहिए। इसके अलावा आम जनता के मध्य जागरूकता फैलाए जाने की आवश्यकता है ताकि जनता आपराधिक पृष्ठभूमि और प्रत्याशियों का चुनाव ही ना करे। बहरहाल वर्तमान में देश की दो सबसे बड़ी समस्याएं, जिसमें एक है भ्रष्टाचार और दूसरा भाई भतीजावाद, परिवारवाद। एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं, तो दूसरी तरफ वे लोग जिनको अपना चोरी किया हुआ काला धन रखने के लिए जगह नहीं है। ये दोनों ही स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए देश को भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना होगा। राजनीतिक दल चुनाव के दौरान बेतहाशा खर्च करते चुनावी दौरों के लिए हेलीकॉप्टर, कारों के काफिलों का प्रयोग तथा ड्रग्स और शराब का वितरण करते हैं। लगभग सभी दल विभिन्न तरीकों से दान के रूप में धनराशि भी लेते हैं। इस राशि का अधिकतर भाग काले धन के रूप में लिया जाता है। ऑडिट के दौरान दल के कागजातों में इसका कोई लेखा जोखा नहीं होता। मालूम हो कि इन राजनीतिक दलों को दान बड़े उद्योगपति देते हैं जो वास्तव में इस दान के बदले सत्ताधारी दल से अपने पक्ष में आर्थिक नीतियां बनवाते हैं और फायदा उठाते हैं। राजनीति में भ्रष्टाचार का अन्य तरीका दानकर्ताओं के पक्ष में योजनाएं बनाकर उन्हें फायदा पहुंचाना भी है। विभिन्न परियोजनाओं को हरी झंडी तब तक नहीं दिखाई जाती जब तक कि उसके बदले संबंध मंत्रालय या मंत्री को धन न दिया जाए। देखिए, अनेक मंत्रालयों में अलग अलग स्तर पर फाइलों को रोक लिया जाता है। इन्हें आगे बढ़ने के एवज में काफ़ी धन लिया जाता है। यह धन कई स्थलों से होता हुआ राजनेताओं तक पहुंचता है। राजनीति में भ्रष्टाचार नौकरशाही या सरकारी कर्मचारियों के मिले बिना होना मुश्किल है। अतः राजनीति और प्रशासनिक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार के जड़ को नियंत्रित किए बिना विकास अधूरा ही रहेगा। कुछ समय पहले सरकार ने भ्रष्ट और नौकरशाहों पर सख्त रवैया अपनाते हुए उन्हें समय पूर्व ही सेवानिवृत्त कर दिया था। वास्तव में सरकार के प्रतिबद्धता को दर्शाते भ्रष्टाचार को कम करने की ओर इंगित करता है। इसी तरह राजनेताओं पर भ्रष्टाचार रोधी एजेंसियों का शिकंजा कसना यह दिखाता है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हो या नेता सही पर कार्रवाई होकर ही रहेगी। बहरहाल भ्रष्टाचार में दंडित नेताओं के नाम तो राजनीतिक कारणों से खूब उछाला जाता है, लेकिन देखा जाए तो प्रतिवर्ष कई हजार सरकारी अधिकारी भी दंडित होते हैं, किंतु उनके नाम और कारनामों का सही तरह से मीडिया और सोशल मीडिया में मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसी वजह से लोगों में इस बात को प्रति जागरूकता की कमी है कि सरकारी नौकरी में अधिकारी दंडित भी होते हैं। होते हैं। खैर, तेजी से बढ़ता ई गवर्नेंस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का माध्यम बनता दिख रहा है। फिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि तकनीक के इस्तेमाल ने देखिए यहाँ पर क्या कि तकनीक के इस्तेमाल ने व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का काम किया, लेकिन अभी इस क्षेत्र में और काम करने की आवश्यकता है। ऐसी ही आवश्यकता राजनीतिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के मामले में भी है। चुनावी
चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था के बाद चुनावी बॉन्ड की देखिए यहाँ पर क्या है कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था के बाद राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी अभी भी नहीं बन सकी। अतः सरकार को चहु और से प्रयास करना होगा, तभी आधुनिक नवाचारी भ्रष्टाचार पर अंकुश संभव होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि वर्ष 2022 में भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों की बात की गई। वर्ष 2022 में भारतीय महिलाओं की उपलब्धियों की बात यहाँ पर आपको है। प्राचीन काल से ही प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वे सदा से समाज की प्रेरणा स्रोत रही है। किंतु विदेशियों के आक्रमण के बाद हमारे देश और समाज में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त होती रही है। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होती चली गई। उनकी शिक्षा पर ध्यान कम दिया जाने लगा और उन्हें घरेलू कामकाज के लिए ही उपयुक्त बताया गया। उन्हें घूंघट में कैद कर दिया गया था। विवाह पश्चात घर गृहस्थी और बच्चे संभालना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई। समाज में महिलाओं का उत्पन्न होता रहा और सती प्रथा, बाल विवाह जैसे अनेक कुरीतियों ने भारत में महिलाओं का जीवन अत्यंत दुरूह बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाएं धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही और वर्तमान तक आते आते उन्हें समाज में अपनी एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित जगह बना ली। उनके सशक्तिकरण में दशकों लग गए, लेकिन अब महिलाएं समाज में अपना मुकाम बनाने में सफल हो रही है। अब यहाँ देखिए, भारतीय महिलाओं में ईमानदारी और उत्साह के साथ कार्य करने की क्षमता, दूरदर्शिता, जीवनता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता जैसे गुण प्राकृतिक रूप से उनके स्वभाव में निहित रहते हैं। वे सभी चुनौतियों का सामना अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के द्वारा आसानी से कर लेती है। आज भारतीय महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि वे जितनी कुशलता के साथ घर परिवार संभाल सकती, उतनी ही कुशलता से हर क्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सकती है। महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता, देखिए महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता सहज रूप से विद्वान होती है। महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता सहज रूप से विद्वान होती है। भारत अब प्रगति के पथ पर अग्रसर ऐसे में अगर वो अपनी आधी आबादी के सशक्तिकरण एवं विकास पर ध्यान नहीं देगा तो सफलता उससे कोसों दूर रहेगी। इसलिए अब लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देते हुए लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार महत्वपूर्ण पद और जिम्मेदारियां संभालने का अवसर प्राप्त हो रहे हैं। महिलाएं समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। इसलिए पूरी उम्मीद के साथ कहा जा सकता है कि भारत की महिलाएं अपनी कार्य क्षमता एवं दृढ़ इच्छाशक्ति से देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने में पूर्ण रूप से कामयाब होगी। वर्ष 2022 में भारतीय महिलाओं की उपलब्धि भरा रहा। उन्होंने साबित कर दिया कि उनके भीतर अनवरत उन्नत पथ पर अग्रसर होने की असीम संभावनाएं हैं। अपनी गौरवशाली उपलब्धियों के दम पर उन्होंने अपने साथ साथ विश्व में देश का नाम भी ऊँचा किया है। भारत की इस वर्ष की सबसे बड़ी गौरवशाली उपलब्धि है द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना। यह भारत के समावेशी लोकतंत्र का शानदार उदाहरण ही है। 25 जुलाई 2022 को देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना कार्यभार संभाला। देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया था और उसके बाद धीरे धीरे वे सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ने लगी। देखिए, बहुत अच्छी बात, द्रौपदी मुर्मू एक अध्यापिका के रूप में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया था और उसके बाद वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ने लगी। वर्ष 1997 में उन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत का पार्षद चुनाव जीतकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वे संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती तथा देश की कुल आबादी के 8.5% से कुछ आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने तक उनका सफर काफी संघर्षों भरा रहा है। उन्होंने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया है, फिर भी जीवन से हार नहीं मानी और पूरी जीवटता के साथ अपना जीवन देश और समाज को समर्पित कर दिया। 1 जनवरी 2022 को निकिता सोकेल ने मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता। जनवरी 2022 की शुरुआत में ही स्मृति मंधाना को आईसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया। बजरंगी भाईजान में मुन्नी का रोल निभाकर मशहूर हुई हर्षाली मल्होत्रा को उनके सराहनीय अभिनय के लिए भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। यानी कि भारत रत्न अम्बेडकर पुरस्कार 2022 को मिला है हर्षाली मल्होत्रा को। खेलों की दुनिया में भी देश की महिलाओं ने वर्ष 2022 में जीत हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। शीर्ष भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में 7वें स्थान पर काबिज पीवी सिंधु ब्रिटेन के बर्मिंघम में हुए
राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत एकल बैडमिंटन में कनाडाई बैडमिंटन शटलर को 48 मिनट तक चले मुकाबले में हराकर राष्ट्रमंडल खेल का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम करने में कामयाब हुआ। राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य और रजत पदक जीतने के बाद अब स्वर्ण पदक जीतकर पीवी सिंधु तीनों रंग के पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला शटलर बन गई है। इससे पहले वर्ष 2022 शुरुआत में जनवरी माह में ही 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु भारतीय खिलाड़ी मालविका बंसोड़ को सीधे गेम में हराकर सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का महिला एकल खिताब जीता था। महिला वेटलिफ्टर की मीरा वाचानू ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 49 किलोग्राम भार वर्ग गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। यह उनका दूसरा गोल्ड मेडल था। इससे पहले उन्होंने 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। देखिए, मीराबाई चानू का शुरुआती जीवन काफ़ी गरीबी में बीता। वे घर के लिए ईंधन इकट्ठा करने के जंगलों में लकड़ियां चुनने जाया करती थी। 12 वर्ष की उम्र से चानू वजन उठाती रही। वे अपने भाई बहनों की तुलना में अधिक वजन की लकड़ियां आसानी से उठा लेती थी। बचपन से किया गया उनका यह कठिन अभ्यास आखिर में रंग लाया और वे देश की चोटी की वेट लिफ्टर बन गए। झूलन गोस्वामी इस वर्ष एक दिवसीय महिला क्रिकेट विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनकर उभरी। निखत जरीन और नीतू ने एस्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा की प्रियंका मोहिते ने 5 जून 2022 को कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। प्रियंका नुटक्की इस वर्ष भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदु मल्होत्रा को सौंपी गई। 15 जनवरी को प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदु मल्होत्रा को सौंपी गई। शिवांगी सिंह राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट बनी। इसी वर्ष स्मृति मंधाना को वर्ष की बेस्ट महिला क्रिकेटर बनने के आईसीसी ने नॉमिनेट किया। वर्ष 2022 में फिल्म और साहित्य के क्षेत्र में भारतीय महिलाओं ने देश को गौरवान्वित किया। 60 के दशक में टॉप एक्ट्रेस रही आशा पारेख को भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 से नवाजा गया। फिल्मों में निभाए गए उनके किरदार आज भी यादगार बने हुए। लेखिका गीतांजलि श्री की पुस्तक रेत समाधि के अंग्रेजी संस्करण टॉम ऑफ सैंड को इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। यह हिंदी भाषा की पहली ऐसी साहित्यिक पुस्तक है जिसे यह सम्मानित पुरस्कार मिला है। देश के लिए गौरव की बात है कि हिंदी भाषा के लिए इस पुरस्कार को पहली बार एक नारी लेकर आई है, जिससे पता चलता है कि देश की नारियां लेखन की कला हो, खेल का मैदान हो, युद्ध का मैदान हो, हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रही है। भारतीय लेखिका और कवयित्री मीना कंडासामी को हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ। आदिवासी बाहुल डिंडोरी जिले के पाठनगढ़ की सुपरिचित लोक चित्रकार दुर्गाबाई व्याम को बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नारी सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया। आयोजित समारोह के दौरान दुर्गा व्याम को यह सम्मान राष्ट्रपति ने प्रदान किया। दुर्गा ने समिति साधन और कठिन परिस्थितियों के बावजूद खुद को साबित किया। उन्होंने कठिन संघर्ष की चुनौतियों को पार करते हुए जिले की लोक कला को दुनिया भर में प्रोत्साहित किया। शतरंज खिलाड़ी सगी बहनों तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया को भारत सरकार की लोकप्रिय योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जिला गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऋतु खंडूरी उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। रुचिरा कंबोज को यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। कंबोज 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी है। इस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया कि मां को बच्चे का उपनाम चुनने का अधिकार है क्योंकि वह बच्चे की प्राकृतिक अभिभावक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अधिक मेडल इवेंट हुए। पहली बार महिला क्रिकेट को खेलों में शामिल किया गया और भारतीय टीम ने रजत पदक प्राप्त किया। इस वर्ष एक दुर्लभ उपलब्धि के तहत डोर्नियर विमान पर सवार भारतीय नौसेना की 5 महिला अधिकारियों ने उत्तरी अरब सागर में पहली बार अपने बूते समुद्री टोही और निगरानी अभियान पूरा किया। भारतीय नौसेना ने इस अभियान को ऐतिहासिक करार दिया। हाल के सितंबर 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि प्रत्येक महिला को गर्भावस्था के 20 से 24 सप्ताह के बीच कानूनी और सुरक्षित गर्भपात कराने का अधिकार है। चूंकि एक महिला के शरीर के अंदर एक भ्रूण विकसित होता है इसलिए उसे निर्णय लेने का पूरा हक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला विवाहित है या नहीं। उसे अधिकार है कि वह गर्भावस्था को अवधि तक ले जाए या नहीं। सितंबर 2022 में 4 महिला न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत का हिस्सा बनने के लिए चुना गया था। इस सूची में जस्टिस इंदिरा बनर्जी, हिमा कोहली, बीबी नागरत्न और बेला त्रिवेदी के नाम शामिल थे। 2022 में भारतीय महिलाओं की एक बड़ी जीत के रूप में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने महिला क्रिकेटरों को पूर्व क्रिकेटरों के समान वेतन देने की घोषणा की।
कि यह महिला और पुरुष के बीच के भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस वर्ष भारतीय नौसेना ने पहली बार महिला नाविकों को शामिल किया, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले महिलाओं को नाविक बनने का मौका नहीं मिलता था। भारतीय नौसेना में करीब 3000 अग्निवीर भर्ती हुई, जिसमें 341 महिला नाविक शामिल है। तो यहाँ से काफ़ी प्रेरणास्पद रहा महिलाओं के लिए। ग्रामीण महिलाओं के खेलों में भागीदारी की बात यहाँ पर की गई है। देखो, आज विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी भारत में युवाओं में दोनों सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है। इनका उपयोग सही दिशा में होना चाहिए। इसके भारत सरकार ने युवाओं के व्यक्तिगत और राष्ट्र निर्माण के दोहरे उद्देश्य पर काम करे। युवाओं के विकास के खेलों का भी विशेष महत्व होता है। 21वीं शताब्दी में राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि भारत इस सदी में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और दुनिया उसकी ओर देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कर्नाटक के हुबली में 26 वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने युवाओं को किसी भी राष्ट्र की बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। इस महोत्सव का विषय था विकसित युवा। देखिए, विकसित युवा विकसित भारत था। विकसित युवा विकसित भारत था। हर वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हमारे प्रतिभावान युवाओं को राष्ट्रीय स्तर प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने और राष्ट्र निर्माण को उन्हें प्रेरित करने के लिए किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी के संदेश उठो जागो और लक्ष्य तक मत रुको को उदित करते हुए कहा था कि स्वामी विवेकानंद जी का यह उद्देश्य भारत के युवाओं का जीवन मंत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस अमृत काल में देश को आगे ले जाने के लिए हमें अपने कर्तव्य को महत्व देना और समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर भारत के युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी से मिली प्रेरणा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, मैं इस विशेष अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। मैं इस विशेष अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ। युवा शक्ति और स्टार्टअप इकोसिस्टम इस समय देश में कामकाज करने वाले 15 से 64 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 80 करोड़ के आसपास है। यह हमारी कुल जनसंख्या करीब 67% है। वर्ष 2020 से 2050 तक को भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल माना जा रहा है, जिसमें युवाओं की भूमिका मुख्य रहेगी। साथ ही हमारे देश के कारोबार में हर वर्ष 1.2 करोड़ नए युवा बढ़ रहे हैं। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। इस समय दुनिया के हर 10 यूनिकॉर्न में से एक भारत का होना होता है। जिस देश में 2014 में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न रहे हो वहीं 2022 में इसकी संख्या 100 से ज़्यादा हो जाना इस क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता दर्शाता है। 2014 में भारत ने लगभग 4000 पेटेंट्स के लिए आवेदन किया था और 2022 में यह 15000 पेटेंट्स के लिए आवेदन कर चुका है। भारत ने नवाचारों के क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर तेजी से प्रगति की है। इस जबरदस्त कामयाबी का पता वैश्विक नवाचार इंडेक्स देखने पर लगता है, क्योंकि जिस नवाचार सूची में 2015 भारत का नाम 81वें स्थान पर था, वहीं 2022 में इस सूची में 40वें स्थान पर पहुंच गया। सरकार ने कौशल विकास और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य स्किल इंडिया मिशन, मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी अनेक योजनाएं शुरू की है, ताकि भावी कार्यबल के लिए दक्षता और बाजार केंद्रित प्रतिभा की मजबूत बुनियाद तैयार की जा सके। साथ ही भारतीय युवा शक्ति की मूल प्रतिभा को नई दिशा देकर आगे बढ़ाने काम में मदद के लिए देश भर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय कौशल संस्थान, IIT, IIM तथा अनेक IITI विकसित किए जा रहे हैं। रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैन्युफैक्चरिंग उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, चाहे वह बड़े निर्माण उद्योग हो या समझौर। इन दोनों उद्योगों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना से लगातार लाभ मिल रहा है। वर्ष 2021-22 में सरकार ने PLI योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ का प्रावधान किया था, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 का उत्पन्न दबाव से उबर सके तथा अधिक टिकाऊ और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला मॉडल विकसित किया जा सके। 2014 में देश में कुल 387 मेडिकल कॉलेज थे। 2022 में उनकी संख्या बढ़कर 600 से ज़्यादा हो गई। इतना ही नहीं, सरकार ने कार्यरत और स्थापित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की संख्या भी दोगुनी कर दी। इसके साथ ही 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम NMC लागू हो गया और यह आयोग देश में मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च नियामक बन गया। NMC ने मेडिकल शिक्षा में पारदर्शिता और जवाबदेही भी बढ़ी है। देखिए, शिक्षा क्षेत्र के लक्ष्य का भी विस्तार किया गया, जिससे ऐसी पक्की व्यवस्था हो सके कोई भी छूट ना जाए या कोई भी पिछड़ा न रह जाए का सपना साकार हो सके। अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली बच्चों को उत्तम गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS मतलब एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले गए। वर्ष 2014 तक की अवधि में करीब 90 EMRS के लिए मंजूरी दी गई थी। 2014 के बाद से 686 EMRS मंजूर किए गए, जो
10 वर्ष पहले की संख्या से 5 गुना ज़्यादा है। इसमें हर वर्ष एक IIT और एक IIM जुड़ा है और अक्टूबर 2022 तक विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 723 से बढ़कर 1043 हो गई है। इसी प्रकार नवोदय विद्यालयों की संख्या भी बढ़ी है। इससे युवाओं को उज्ज्वल भविष्य का सपना साकार होगा। स्वामी विवेकानंद ने सही ही कहा था, मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत में क्रांतिकारी बदलाव ला दूंगा। मुझे 100 ऊर्जावान युवा दे दो, मैं भारत में क्रांतिकारी बदलाव ला दूंगा। सच में भारत, यहाँ देखिए, सच में आज ये बात चरितार्थ हो रही है। आज भारत के युवा कचरा प्रबंधन, स्वास्थ्य देखभाल, संचार, अक्षय ऊर्जा, खाद्य प्रसंस्करण, कृत्रिम मेघा और अन्य अनेक क्षेत्रों में नवाचार और किफायती समाधान खोज चुके हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना युवा ही साकार करेंगे। 2027 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो देश के युवा उसे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाकर सही अर्थ में विकसित देश बनाने में मुख्य भूमिका अदा करेंगे। आज के फिट इंडिया का भविष्य देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने राष्ट्र को फिटनेस और आरोग्यता के पथ पर आगे ले जाने के फिट इंडिया अभियान का आह्वान किया और यह अभियान व्यवहार में परिवर्तन लाने और शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय जीवनशैली जीने को प्रेरित करता है, जिसके लक्ष्य और उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, फिटनेस को हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पंचायत गाँव आदि तक पहुँचाना। स्वदेशी खेलों को प्रोत्साहित करना। फिटनेस को आसान, आनंदमय और मुफ्त प्रोत्साहित करना। भारतीयों के लिए जानकारी साझा करने, जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तिगत कहानियों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित करना। केंद्रीय प्रचार के माध्यम से फिटनेस को बढ़ावा देने और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता फैलाना। अब फिर देखिए क्या कि फिट इंडिया का लक्ष्य शारीरिक गतिविधियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कम उम्र से ही खेलों को शिक्षा में शामिल करने के लिए स्कूल को प्रोत्साहित करना है। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पहला फिट इंडिया स्कूल सप्ताह शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से पहला फिट इंडिया स्कूल सप्ताह नवंबर 2019 के तीसरे सप्ताह मनाया गया, जिसमें 15,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया। और दूसरा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह दिसंबर 2020 के जनवरी 2021 तक था। इसे देश भर में 4.3 लाख से अधिक कक्षा मनाया गया। इसमें योग, फ्री हैंड ड्राइंग, पेंटिंग, चर्चा और संगोष्ठी सहित शारीरिक फिटनेस गतिविधियां शामिल थी। और तीसरा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह नवंबर 2021 से जनवरी 2022 तक आयोजित किया गया था। समूचे भारत में 4.5 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। और चौथा फिट इंडिया स्कूल सप्ताह 15 नवंबर से 31 जनवरी 2023 तक हुआ। फिर देखिए 2 जनवरी 2022 तक विभिन्न आयोजनों में कुल 2,54,470 विद्यार्थियों ने भाग लिया था। इसी तरह फिट इंडिया क्विज और फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का भी आयोजन 3.0 का भी आयोजन किया गया था। फिट इंडिया क्विज को 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के रूप में पेश किया गया था, जिसका लक्ष्य स्कूलों में उसकी उपस्थिति को मजबूत करना और स्कूली बच्चों में फिट इंडिया के संदेश को फैलाना था। 2022 में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 22,490 स्कूलों से विद्यालयों ने खेल और फिटनेस में अपनी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के पंजीकरण कराया था। इंडिया फ्रीडम रन 3.0 की शुरुआत युवा मामले और खेल मंत्रालय ने की थी। फिट इंडिया रन 2 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ और 31 अक्टूबर 2022 को संपन्न हो गया। खेल विभाग ने इसे लोगों का अभियान बनाने के लिए फिट इंडिया और स्कूलों में पेश किए गए संसाधनों आधार पर एक रेटिंग प्रणाली बनाई है। फिट इंडिया 3 या 5 स्टार ग्रेड प्राप्त करने के लिए सभी स्कूलों को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यम से भाग लेने का आग्रह किया गया। फिट इंडिया फ्लैग 4,44,531 स्कूल प्रदान किया गया तथा 43,074 और 13,008 स्कूल क्रमशः 3 और 5 स्टार रेटिंग के आवेदन किया। भारत में युवाओं की संख्या कुल जनसंख्या का 50% आसपास है। अब देखिए ग्रामीण भारत में खेलों का भविष्य देखिए। ग्रामीण भारत में खेल सदियों से आम जनजीवन का हिस्सा रहा है। भारतीय ग्रामीण संस्कृति में खेलों का बहुत महत्व दिया जाता है। शारीरिक संगठन, आपसी प्रेम देखिए शारीरिक संगठन, आपसी प्रेम, मनोरंजन और समय का सही उपयोग खेलों के माध्यम से सीखा जाता है। ग्रामीण भारत में विभिन्न प्रकार के अनेक खेल आयोजन देखने को मिलते हैं, जो प्रत्येक राज्य का स्थानीय और अनूठे हैं। जैसे पंजाब में किला रायपुर खेल उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो ग्रामीण ओलंपिक के तौर पर मशहूर है। इसी तरह केरल का कलाइली पट्टू प्राचीन मार्शल आर्ट का स्वरूप, मार्शल आर्ट के स्वरूप में शरीर और मन के बीच संतुलन स्थापित करने पर फोकस किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में रबी की तरह का एक खेल है जिसे यूबी लकपी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा जैसे खेले जाते हैं। यह खेल पैट बॉल और तीरंदाजी
तीरंदाजी का मिला जुला रूप है। मध्य भारत में तरह तरह के कसरत व्यायाम जिम्नास्टिक की शुरुआत हुई, जिसे मलखम्ब के नाम से जाना जाता है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। मलखम्ब तो मध्य प्रदेश का राज्य खेल भी है। टोक्यो ओलंपिक में मलखम्ब का प्रदर्शन किया जाना था, लेकिन प्रतिबंधित दिशा निर्देशों के चलते यह संभव नहीं हो पाया। टोक्यो ओलंपिक कई मानों में भारत के ऐतिहासिक रहा है। भारत ने इसमें कई स्वर्ण हासिल किए, जिससे पदकों का आकार समाप्त हो गया। पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी ऐतिहासिक रहा। नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत को अपना पहला एथलेटिक्स स्वर्ण पदक दिलाया। भारत हॉकी में कांस्य पदक जीतकर 28 वर्ष का पदक को सुखा समाप्त किया। मीराबाई चानू ने ओलंपिक में रजत पदक जीतकर एक अरब भारतीयों की उम्मीदें जगाई और साथ ही उन्होंने ओलंपिक में भारत को पहली बार ओपनिंग डे पदक भी दिलाया था। रवि दहिया, बजरंग पुनिया और लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती और बॉक्सिंग में भारत के लिए 1 रजत और 2 कांस्य पदक का योगदान दिया। ओलंपिक में भारत ने आज तक के सर्वाधिक कुल 7 पदक हासिल किए। वहीं पैरालंपिक खिलाड़ियों ने भारत को कुल 19 पदक दिलाए। निसंदेह टोक्यो ओलंपिक में हासिल हुई सफलता से देश के लाखों करोड़ युवाओं को प्रेरणा और हिम्मत मिली है और इस सफलता से भारत में खेल के एक नए युग की शुरुआत हुई। उल्लेखनीय है कि एथेंस में 1986 में हुए पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों में एक भी महिला शिरकत नहीं की थी। लोगों का मानना था कि महिलाओं को शामिल करना अव्यावहारिक होगा। यही कारण रहा कि महिलाओं ने पहली बार 1900 में आयोजित दूसरे पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया। खेलों महिलाओं की भागीदारी। भारत एक ऐसा देश जहाँ प्राचीन काल से स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त था, लेकिन समय के साथ बाहरी देशों के हस्तक्षेप और बढ़ती सामाजिक कुरीतियों के चलते महिलाएं घर की चार दीवारी तक सीमित हो गई। ब्रिटिश आज महिलाओं के खेलों में थोड़ी बहुत दिलचस्पी बढ़ी, लेकिन बेहतर अवसर आज़ादी के बाद ही प्राप्त हुए। पहले भारत में महिलाओं के खेलों में भाग लेने को लेकर सकारात्मक माहौल नहीं था। खासतौर पर पहलवानी में तो महिलाओं का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने महिला पहलवानों का रास्ता खोल दिया, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर असाधारण प्रदर्शन किया और महिलाओं की कोमल छवि को बदला। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, अवनी लेखना, भाविना पटेल अपने हुनर के दम पर सिद्ध कर दिया कि भारत में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकती है। ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जैसे कि पीटी उषा, मीराबाई चानू, मैरी कॉम, गीता फोगाट, दीपिका कुमारी इत्यादि खेल जगत का विभिन्न हिस्सा बनी, जिन्होंने परिस्थितियों के विपरीत जाकर सफलता प्राप्त की और लाखों ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित किया। हालांकि पिछले कई वर्षों में भारत कुछ खेलों में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, लेकिन दुख की बात है कि खेल संस्कृति देश के कुछ हिस्सों तक ही सीमित है। आज भी क्रिकेट और हॉकी में शहरी भारत के लोग ही दिलचस्पी लेते हैं, जबकि गांव और शहरों में अभी भी पारंपरिक खेलों का प्रचलन जारी है। पहले खेलों का संभव सिर्फ मनोरंजन से होता था और अब इसका दायरा काफ़ी व्यापक हो गया है। अत्याधुनिक तकनीकी आगमन के साथ ही खेल उद्योग में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। टोक्यो ओलंपिक भारत की सफलता का श्रेय काफ़ी हद तक खेल से जुड़ी आधारभूत संरचना और तकनीक में निवेश को भी जाता है। इसी के मद्देनजर सरकार तकनीक के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश कर रही है और निजी क्षेत्र को इस ओर आकर्षित करने की पुरजोर प्रयास किए जा रहे हैं। खेल न केवल आज विश्व स्तर पर बड़े कारोबार के रूप में उभरा है, बल्कि हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार की फिट इंडिया मुहिम इसी दिशा में एक सार्थक पहल है। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में भारत को एक खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई पहल की है, जैसे कि खेलो इंडिया कॉप्स, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना आदि, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक बल दिया जा रहा है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या कि सरकारी योजना देखिए, भारत सरकार खिलाड़ियों की सहायता और प्रोत्साहित करने तो ढेर सारी योजनाएं बचा रही। इस योजनाओं के द्वारा खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, साथ ही वैज्ञानिक प्रशिक्षण और बेहतरीन कोच भी उपलब्ध कराए जाते हैं। कुछ सरकारी योजनाएं निम्न प्रकार हैं। देखिए यहाँ पर क्या, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर पहला जो आपको देखिए यहाँ पर क्या कि पंचवर्षीय योजनाओं में खेलों को स्थान, यहाँ पर देखिए क्या आज़ादी के बाद से कर्मिक पंचवर्षीय योजनाओं में खेलों और शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना, उसी समय स्टेडियम, स्विमिंग पूल और ओपन एयर थिएटर निर्माण हुआ। शारीरिक शिक्षा, खेल और खेलों के लिए आवंटन चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाए गए। कोचिंग सुविधाओं में सुधार पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। छवीं पंचवर्षीय योजना में युवा प्रतिभाओं को दी जा रही सुविधाओं पर जोर दिया गया। साहसिक खेलों को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रोत्साहन मिला। 1984 में खेल का एक अलग विभाग बना दिया गया और फिर 8वीं योजना में गांव में खेलों को बढ़ावा मिला और कई ग्रामीण स्कूलों में खेल के मैदान को विकसित किया गया। इसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में खेलों में आधुनिक और वैज्ञानिक सुविधाओं पर ज़्यादा जोर दिया गया। ओलंपिक पोडियम स्कीम 2014 की बात करें, ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए खेल मंत्रालय ने सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक स्कीम शुरू की। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को टॉप कोच से कोचिंग और खेल से जुड़े उपकरण खरीदने में मदद की जाती है।
मदद की जाती है। देखिए, कोर ग्रुप में चुने गए खिलाड़ियों को हर महीने 5,000 और डेवलपमेंट ग्रुप को 25,000 का भत्ता भी दिया जाता है। इस समय कोर ग्रुप में 162 खिलाड़ी, हॉकी टीम महिला और पुरुष दोनों, डेवलपमेंट ग्रुप में 254 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। इसके अलावा खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ जैसे फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिकल ट्रेनर्स भी दिए जाते हैं। खेलो इंडिया योजना 2016 के बाद देखिए, इस योजना की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसके तहत 83 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति खिलाड़ियों को प्रदान की गई। खेलो इंडिया योजना के तहत खेलों के मैदानों का विकास किया गया, जिनकी संख्या 2014 तक सिर्फ 38 थी, जो 2021 से बढ़कर 30 के करीब पहुंच गई है। मणिपुर में देखिए, मणिपुर में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 20 खेलों को सब स्पोर्ट्स कोर्ट में सम्मिलित किया गया, जैसे कि रोल बॉल, मलखम्ब आदि खेलों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया, जिससे खिलाड़ियों का स्तर बढ़े। जियो टैग मोबाइल ऐप आदि का निर्माण किया गया। स्कूल और कॉलेजों में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के खेलो इंडिया योजना के तहत वार्षिक खेल प्रतियोगिता की शुरुआत भी की गई, जिन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का नाम दिया गया। जिला और ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतिभाओं तक पहुंचने के टैलेंट सर्च टीम का गठन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 2967 एथलीटों का चयन खेलो इंडिया के तहत किया जा चुका है। 335 एथलीटों को 10,000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान है। 34 राज्यों के 67 प्रदेशों में 267 प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 200 करोड़ के फंड को जम्मू और कश्मीर में स्पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के अलग कर दिया गया। ग्रामीण स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के कई स्थानों पर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रतियोगिताओं के आयोजन करवाए गए हैं। खेलों में महिला और लड़कियों की ज़्यादा भागीदारी हो, इसके लिए अब महिला और बाल विकास मंत्रालय खेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का फैसला भी किया है। 2021 में लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर देते युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिला खिलाड़ियों के संबंध में जानकारी दी थी कि अखिल भारतीय स्तर पर खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत 1477 महिलाओं का चयन हुआ है। फिट इंडिया मूवमेंट 2019 के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय खेल दिवस और मेजर ध्यानचंद की जयंती 29 अगस्त 2019 पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। यह राष्ट्र को फिटनेस और औद्योगिक की ओर ले जाने वाला आंदोलन है। इसके द्वारा नियमित शारीरिक गतिविधि, खेलों और लोग मुक्त रहने पर जोर दिया जाता है। इस अभियान के तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे फ्रीडम रन कार्यक्रम, फिटनेस कार्यक्रम इत्यादि का आयोजन विभिन्न स्तरों पर करवाया जाता है। यह अभियान हर गांव और हर पंचायत स्तर शुरू होकर खंड, जिला और राज्यों के स्तर पर चल रहा है। देखिए, यहाँ पर जो आपको इसमें जो आपको कहा गया है कि ये आपको हो गया। फिर देखिए क्या कि इसके बाद आपके यहाँ पर है कि कमी, और देखिए यहाँ पर एक कमी, और इसके बाद देखिए निम्न प्रकार है। कुछ सरकारी योजना इस प्रकार आपको है कमी, और यहाँ ये तो नहीं आपको है। उसके बाद आपके यहाँ पर देखिए क्या कि निष्कर्ष में देखिए क्या कि निष्कर्ष यहाँ पर कह सकते भारत सरकार की इतनी सारी योजनाओं के बाद अभी बहुत सी ग्रामीण महिलाएं खेलों में आगे नहीं बढ़ पा रही। पर्दा प्रथा, बच्चों की छोटी उम्र में शादी और महिलाओं को घर से बाहर ना निकलना आज भी सामाजिक कुरीतियां हैं। सामाजिक और पारिवारिक दबाव, धन का अभाव, प्रशिक्षण की कमी और कम जानकारी, इन सब का प्रभाव सीधे तौर पर महिलाओं पर पड़ रहा है। देखिए, एक तरफ हमारे देश की महिला ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों में नाम रोशन कर रही है, वहीं बहुत सी ग्रामीण महिला हुनर होने के बावजूद अभी भी खेलों में भाग नहीं ले पा रहे हैं। लड़कियों में भेदभाव महिलाओं की पढ़ाई और खेलकूद पर विपरीत असर डालता है। फलस्वरूप ज़्यादातर महिलाओं की ज़िंदगी घर की चार दीवारी तक ही सीमित रह जाती है। हालांकि ग्रामीण भारत में खेती बाड़ी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और इससे अक्सर उनके सशक्तिकरण से जोड़ा जाता है, लेकिन ग्रामीण परिवेश में लड़कियों की परवरिश में आज भी भेदभाव होता है। बहुत से परिवार यह सोचकर बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने के मौके मिलने के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि महिला चाहे कुछ भी कर ले, अंत में उन्हें घर का चूल्हा चौका ही करना है। ऐसे ग्रामीण महिलाओं की खेलों में भागीदारी बढ़ावा देने के सामाजिक बदलाव जरूरत है। इसके लिए जरूरी है कि महिलाओं को उनके परिवार का समर्थन मिले। इसके लिए राज्य सरकार के गाँव में विभिन्न खेलों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करवाना चाहिए। ग्रामीण परिवेश की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों के ऊपर लोकल अखबारों में लेख छपने से भी लोगों की मानसिकता में बदलाव आ सकते हैं। राज्य सरकारी खेलों में भाग लेने हेतु सेमिनार और शिविर आयोजित करवा सकती है, ताकि महिलाओं के साथ उनके परिवार भी खेलों के प्रति जागरूक हो सके। खिलाड़ी महिला उनके परिवार को समाज में इज्जत बढ़े। इसके लिए जरूरी है कि महिला खिलाड़ियों के परिवार को पंचायत स्तर पर सम्मान और इनाम मिले। महिला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन के प्रबंध पर राज्य सरकार को ध्यान देना होगा। महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान देने की जरूरत है। सुबह से शाम के आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया जा सके, ताकि शादीशुदा महिला खिलाड़ी अभ्यास करते समय छोटे बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी से छूट पा सके। ओलंपिक और पैरालंपिक में भारतीय महिलाओं मुक्त ग्रामीण महिलाओं का प्रदर्शन इस बात को संकेत दे रहा है कि बदलाव की हलचल पड़ी है, जो दूर तक जाएगी। बस जरूरत है कि योजनाओं को थोड़ा और बेहतर तरीके से लागू करने की, ताकि सभी को उनका लाभ मिले। जरूरत है व्यवहारिक और सामाजिक बदलाव की, जो महिलाओं के लिए आगे आने के रास्ते खोलेगा। तो यहाँ से देखिए काफ़ी अच्छा लेख रहा। तो यहाँ से इसमें आपको इस चीज़ को यहीं पर रखते हैं। काफ़ी आपको समय भी 40 मिनट का चला गया।